सलोनी के जेठ उसे देखते ही उसे दूध पीने की जिद करते थे। अब सलोनी का भी मन था कि वो भी अपने जेठ के अरमानों को पूरा कर सके। एक दिन जब सलोनी के पति उसके घर पर नहीं थे तो फिर सलोनी थी वो रात को जालीदार नाइटी पहन करके अपने पति की यादों में जागी हुई थी। और फिर उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, वो आप यकीनन जब सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। एक महिला जिनका नाम सलोनी होता है और जिसके पति का नाम राघव होता है और जो जौनपुर की रहने वाली होती है। अब दोस्तों, सलोनी के जीवन की एक ऐसी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सलोनी की शादी को भी मात्र 7 महीना गुजरा था। उसके जेठ ने उसे आवाज दे करके पुकारा था। सलोनी के ससुराल में बस उसके जेठ ही और उसके पति ही रहा करते थे, क्योंकि सलोनी के सास ससुर का देहांत जो है वो 5 साल पहले ही हो चुका था। और सलोनी के जेठ का पत्नी का भी जो है वो एक बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। और सलोनी के पति ने शादी की पहली ही रात सलोनी से खास तौर पर ये कहा था कि किसी भी हाल में मेरे भैया को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उन्हें कभी भी किसी बात के लिए इनकार मत करना, वरना फिर वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। और 5 दिन से सलोनी जो थी वो भी अपने ससुराल में जाने के बाद यही देख रही थी कि जब भी वो सलोनी के पति राघव को एक आवाज उसका भाई देता तो मानो कि उसके पति की चेहरे की रंगत ही उड़ जाती थी। एकदम से ही वो डर जाता था, घबरा जाता था और फिर वो भागा दौड़ा वो अपने कमरे से बाहर निकल कर के सीधे अपने भाई के पास जाता था। सलोनी के अपने पति का ये घबराहट देख करके उसके दिल में उसके जेठ के लिए बहुत रौब आ गया था। गुस्से में तो उसका जेठ वाकई रहता था। जब सुबह सुबह उसके पति ने उसे ये कहा कि आज वो अपनी पत्नी को लेकर के घूमने जाएगा, तो ये बात सुनकर सलोनी भी बहुत खुश थी। लेकिन उसी वक्त उसके जेठ ने उसके पति राघव को पुकारा और तभी जो ये राघव होता है वो फौरन कमरे से बाहर निकल के जाता है और तभी बाहर से उसके जेठ की आवाज उसे सुनाई दे जाती है। उसका जेठ उसके पति से ये कह रहा था कि तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि कपड़े की दुकान में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम जो है वो अब छुट्टी लेकर के घूमने के प्लान बना चुके हो। तुम अभी के अभी कपड़े की दुकान में जाओ और वहां के सारे वर्कर के सर पर बैठो, सर पर खड़े रह जाओ ताकि वो ठीक से काम कर सके। तुम्हारी शादी मैंने इसीलिए नहीं करवाई थी ताकि तुम अपनी पत्नी के ही साथ कमरे में घुसे रहो और वहीं पर बैठे रहो। वैसे भी तुम्हारी शादी की वजह से कितने दिनों से काम पर गए नहीं है, और तुम जाकर के अपनी पत्नी से भी ये बात कह दो कि जल्द से जल्द वो किचन की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा और कोई औरत है नहीं जो कि उसके ये सारे नखरे उठाएगी। शादी को 5 दिन हो गए हैं, जल्दी से तुम लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। ये सुनकर सलोनी को गुस्सा तो आया था। अभी उसकी शादी को मात्र कुछ दिन ही बीते थे और तभी से उसका जेठ जो है वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगा। सलोनी जो थी वो शादी के 6-7 दिन के ही बाद से ही घर के सारे कामकाज संभाल चुकी थी। अब सलोनी के जेठ में काफी खामियां होती है दोस्तों, जो कि सलोनी खुद देखी थी। लेकिन राघव उसके पति ने बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत से उसे समझाया था कि भैया की बात का कभी भी कोई बुरा मत मानना। और 6 महीने बीत चुके थे और वो सलोनी यही सोचती रही कि जेठ का मिजाज जो है वो आखिर इस तरह बिगड़ैल गुस्सैल क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा सलोनी के जेठ ने मचाया था, सलोनी से बहुत ज्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। जब उसका पति राघव उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। कहने लगा उसका पति कि माफी चाहता हूँ, आज मैं घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि भैया ने दुकान पर जाने को कहा है। तभी सलोनी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, काम पहले है, पहले हम आप काम पर जाइए, हम बाहर कभी चले जाएंगे। और सलोनी ने भी ऐतराज नहीं किया। अब राघव तो अपने काम के सिलसिले में दुकान पर चला गया और इधर सलोनी किचन में जाकर के बर्तन धोने लगी। अब दिन में उसने सबके लिए खाना भी बनाया और घर के सारे कामकाज भी उसे अकेले ही करने पड़ते हैं। उसके जेठ ने नौकरानी को भी घर से बाहर निकाल दिया था। जेठ उसका कहता था कि जब बहू घर में आ गई है तो सारा कामकाज वही करेगी, और इसीलिए सलोनी अब सारा काम अकेले ही करती थी और थक हार कर वो अपने कमरे में भी आराम करने के लिए उस दिन जाने लगी थी। और तभी उसके जेठ ने उसे आवाज दी। वो अपने कमरे में बैठे हुए आवाज दी थी। अब सर पर तुरंत सलोनी ने दुपट्टा लिया, लेकिन क्योंकि दुपट्टा रेशमी था और इसीलिए जब वो अपने जेठ के कमरे में जाती है तो फिर जेठ से उसने जाके पूछा कि जी भैया जी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको। और तभी उन्होंने सर से पांव तक सलोनी को बहुत ही गौर से देखा और फिर बहुत ही अजीब अंदाज से अपने सूट के होठों पर जुबान फेरी, कहने लगे कि दूध पीना है, दूध। अब ये सुन करके सबसे पहले सलोनी को अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि उस वक्त उसके दुपट्टे जो थे वो सरक गए थे। और फिर सलोनी ने तुरंत अपना दुपट्टा सही किया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। अब सलोनी की अपने जेठ की ये हरकत बहुत ही अजीब महसूस हुई थी।
जेठ जो उसका था वो अब सर से पांव तक सलोनी को कुछ अलग ही तरह से घूरता रहता था। और अब तुरंत सलोनी जो है वो किचन में जाती है। उसका दिल जो था वो बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, कहीं ना कहीं उसे घबराहट महसूस हो रहा था। और तुरंत सलोनी ने फ्रिज खोला और दूध का ग्लास भर करके दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर तुरंत वो फिर जेठ के कमरे में जाती है और साइड टेबल पर उसने दूध का ग्लास ले जाकर के रख दिया। इससे पहले कि सलोनी कमरे से बाहर निकलती, उसके जेठ उससे कहने लगे कि थोड़ी देर तुम मेरे पास बैठा करो, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। अब ऐसे भी घर में अब तुम्हारे वाला कोई होता है नहीं, तुम ही घर में बच्ची हो। और वो बताता है कि वैसे भी मैं भी बहुत अकेला बैठा रहता हूँ, तो वैसे भी मैं भी बोर हो जाता हूँ। अब ये सुन करके सलोनी कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी। उसके जेठ के कमरे में सिर्फ एक ही बेड होता है, एक अलमारी होती है, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी वगैरह नहीं थी। और इसीलिए मजबूरन में सलोनी को बेड के किनारे पर जाकर बैठना पड़ा। वो सलोनी से इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन जैसे ही जेठ ने दूध का ग्लास पकड़ करके मुंह में लगाया तो फिर फौरन ही उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे कि इतना ठंडा दूध ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकता हूँ, मुझे तो गरम गरम दूध पीने पसंद है। अब ये कहते हुए फिर उनकी जो नजरी है वो उसके चेहरे से होते हुए उसके पूरे बदन पर सफर करने लगती है। अब उनकी नजरों में ना जाने सलोनी को ऐसा क्या महसूस हो रहा था कि जो ये सलोनी थी वो उलझन का शिकार हो जाती थी। उसके जो हाथ थे वो पसीने से भीग चुके होते, चेहरे पर भी अचानक से पसीने आने लगे थे। अब सलोनी जो थी वो कहीं ना कहीं सोच समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तो उसका जेठ कहता है कि जाओ इसे दूध गर्म करके लाओ। अब वो उसे दूध पकड़ाते हैं और फिर सलोनी खड़ी हो जाती। वैसे तो 4 दिन से उसके जेठ जो है वो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे जब भी राघव घर में होता था, लेकिन आज तो उसके जेठ का कुछ व्यवहार ही बदला हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि ये सलोनी के वही जेठ है जो कि 4-5 दिन से सीधे राघव को डांटते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे और गुस्से से ही उसके पति राघव से बात करते थे, डांटते रहते थे। अब सलोनी जो है वो तुरंत दूध को पतीले में डाल करके जरा सा गर्म कर दिया और फिर से एक ग्लास में डाल करके वापस से अपने जेठ के पास ले जाती है। अब जैसे ही सलोनी ने दूध का गिलास उसके आगे बढ़ाया तो फिर दूध के साथ उसके जेठ ने उसका हाथ भी थाम लिया। अब उस वक्त बिल्कुल ही सलोनी के बदन में करंट सा दौड़ गया। वो फौरन से घबरा करके अपना हाथ पीछे खींचना चाहिए, लेकिन उसका जेठ ने उसके हाथ छोड़ा। और फिर वो जब कमरे के बाहर जाने लगी तो फिर वो कहने लगे उसके जेठ कि अरे तुम बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ पर मेरे पास बैठो, मुझसे बातचीत किया करो। अब ये तन्हाई का सांप मुझे अब बहुत ही ज्यादा डसने लगा है। अब ऐसा कहकर उसके जेठ ने ठंडी आहें भरी थी। अब सलोनी को अब और भी ज्यादा कुछ अजीब सा चीज महसूस होने लगा था। अब सलोनी को तो उनकी बातें सुन करके कुछ अजीब सा ही महसूस होता था कि ये कहना क्या चाहते हैं। और फिर उसके जेठ ने कहा कि तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग की फैंसी ड्रेस पहनी थी वो तुम पर बड़ा ही जच रहा था, तो तुम आज शाम को वही जरूर पहनना। अब ये बात सुन करके सलोनी को कहीं ना कहीं बुरा लग गया था। अब ये फरमाइश तो उसके पति राघव को करना चाहिए थी कि उसके जेठ को करनी चाहिए थी उससे। अब उसके जेठ ने रोज का ही ये तमाशा पकड़ लिया था। अब राघव जब दुकान जाता तो फिर उसका जेठ उसे अपने कमरे में बुला लेता, उसे अजीब ही नजरों से घूरता रहता था और बार बार अपने सूखे होठे पर वो जुबान फेरा करता था और फिर उससे वो कहा करता था कि मुझे दूध ला करके दो, जाओ गर्म करके लाओ। और फिर फौरन से ये वो जब उसे दूध का गिलास दे करके जाने लगती तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता था, कहता था कि मेरे पास बैठ करके मुझसे बातचीत किया करो। अब सलोनी सोचती थी कि वो भला उनसे क्या बात करे, और फिर वो उनसे काम के बहाने बना करके कमरे से निकलती थी कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, वगैरह वगैरह। असल में ये सब कुछ मुझे अच्छा महसूस नहीं कराता था। अब सलोनी का दिल जो था वो कहीं न कहीं बेचैन सा होने लगा था। वो यही सोच रही थी कि उसे अपने पति राघव से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी कैसे करती, क्योंकि वो तो अपनी भैया के सामने कांपता था, डर से कुछ बोलता ही नहीं था, बस सर झुकाए जी भैया ही करता रहता था। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सलोनी एक दिन किचन में सारा काम कर रही थी, तभी जो उसका जेठ होता है वो अचानक से किचन में चला आता है और फिर उसे वो पीछे से पकड़ लेता है और झटके से जाकर टेबल की तरफ कर देता है और फिर पीछे से उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करना शुरू करता है। अब जो कुछ वो उसके साथ कर रहा था वो तुरंत ही डर कर घबरा कर भाग जाती है, अपने कमरे में चली जाती है और वहां अपने कमरे का दरवाजा का कुंडी लगा देती है और सीधे ही जाकर बेड पर डर से बैठ जाती है। अब सलोनी जो थी वो बिल्कुल ही बेचैन हो गई थी। अब उसका पूरा शरीर जो था वो डर से कांप रहा था। सलोनी जो थी वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जेठ जो है वो उसके साथ कभी ऐसी भी हरकत कर सकता था।
अब सलोनी की आंखों से उस वक्त आंसू बह रहे थे। वो ये सोच चुकी थी कि वो अपने पति से, राघव से, इस बारे में जरूर बात करेगी और इसी डर से उसने पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकाला, काम ही नहीं किया, बस वो अपने कमरे में खुद को बंद कर चुकी थी। कई बार उसके जेठ ने उसके कमरे का दरवाजा भी खटखटाया था कि उसे भूख लगी हुई है, तो सलोनी उससे वो खाना मांग रहा था, लेकिन फिर भी सलोनी कमरे से निकलती ही नहीं है। अब शायद सलोनी की जगह पर कोई भी होता तो वही सब कुछ करती जो सलोनी ने किया था। अब रात को उसका काम था जेठ को खाना देने का, लेकिन फिर भी सलोनी कमरे से रात के भी टाइम नहीं निकली और सलोनी बस डर के मारे अपने कमरे में ही बैठी रही। अब होता क्या है दोस्तों कि रात को आकर के उसका जेठ जोर से दरवाजा खटखटाना लगा। तब उसके जेठ उसे महसूस हुए थे, लेकिन उसका पति उस वक्त राघव आया था। वो बोलता है कि सलोनी दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे क्यों सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में डर से बैठी हुई है। अब जब वो अपने पति की आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत जाकर के अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो फिर दोनों ही भाई उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। अब वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें वो कहते हैं अपने पति से कि तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि मेरे भैया जो है वो भूखे सुबह से बैठे हुए और तुम यूं इस तरह से रोटी तक नहीं खिलाई और ये ऐसे नखरे दिखा रही हो। तुम जानती हो कि भैया को शुगर की बीमारी है और अगर इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तभी सलोनी ने कहा कि मैं तुम्हारे भैया की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती हूँ, बेहतर है कि आप कहीं से और इनका इंतजाम कर दीजिए। अब ये सलोनी का कहना ही था कि राघव जो है वो गुस्से से भर उठा और कहने लगा कि सलोनी ये क्या बदतमीजी है। और तभी पीछे से उसके जेठ कहते हैं कि देख रहे हो तुम, अभी इसे आए हुए 7 महीने भी नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। अब सलोनी को पहले से ये बात पता था कि ये जेठ ऐसा ही करेगा और ये जेठ जो है वो ये कह रहा था कि मुझे तो पहले से इसके नखरे दिख रहे थे और मुझे तो लगता है कि ये अपने अलग होने के लिए सपने संजोने लगी है। और तभी राघव उसका पति कहता है कि आज तो तुमने ये बात ऐसे कह दी है सलोनी, लेकिन दोबारा से तुमने अगर ऐसे बदतमीजी से बात की तो फिर मैं तुम्हारे हाथ में तलाक का पेपर पकड़ा दूंगा और इस घर से निकाल दूंगा। अब ये सुनना था कि सलोनी का और ही चेहरे का रंग उड़ गया। पहले से ही सलोनी के पिता को 5 बेटियां थी और वो काफी सादे इंसान थे और बहुत ही मुश्किल से दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी सलोनी के पिता ने की थी। सलोनी की माँ ने भी उसे विदाई के वक्त यही बोला था कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना, अपने पति और अपनी जेठ की हर बात को मानना और अपना घर बसाने की सारी कोशिश करना। लेकिन दोस्तों जो कुछ उसका जेठ उसे चाहता था वो सलोनी कर नहीं सकती थी। उसकी हरकतें और उसकी ये बेबाकी और ये जबरदस्ती की गुस्ताखियां जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त राघव जितने गुस्से में था कि अगर सलोनी उसे कुछ कहती भी तो यकीनन वो सलोनी को ही झूठा साबित कर देता और इसीलिए सलोनी ने कुछ भी नहीं कहा और फिर सीधे जाकर के वो अपने बेड पर बैठ जाती। और तभी उसके जेठ कहते हैं कि राघव तुम इसे आखिरी बार अच्छे से समझा दो कि इसका दिमाग जो है वो ठीक से काम करे, वरना फिर मैं जा करके इसकी माँ से इसकी शिकायत लगा दूंगा। इसके बाप से ये कहूंगा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए क्योंकि वो हमारे घर पर नहीं रहना चाहती। और ये कहकर उसका जेठ गुस्से से वहां से चला गया था। अब ये जो सलोनी थी वो गुस्से भरी नजर से अपने जेठ को उस वक्त देखा था और तभी उसका पति राघव उसे कहने लगता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर पर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया, तुम्हारे सर पर कौन से बड़े परिवार की जिम्मेदारी है कि जो तुमसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाता है। अरे मेरे सिर्फ एक ही तो भैया है, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई भाई बहन है। ऐसी जिंदगियां तो लड़कियां ख्वाहिश करती है कि जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई बड़ा परिवार ना हो। तभी सलोनी ने कहा कि काश कि मेरी सास ससुर ननद देवर होते तो आज मैं जिस हादसे से गुजर रही थी, जिस तकलीफ से गुजर रही थी, तो उससे ना गुजरती। अब सलोनी की बात पर वो उसे और ज्यादा गुस्से से देखने लगा। उसका पति कहने लगा कि आखिर ऐसे कौन सी समस्या तुम्हारे सामने आ गई, मेरे भैया ने ऐसा क्या कर दिया है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो तुम उन्हें देती और क्या करती उनके लिए, और अब वो भी तुम्हें बोझ लगने लगा है। सलोनी का पति उसे कहता है कि देखो अपने घर में इस तरह से विवाद नहीं किया जाता, वैसे मैं दुकान पर इतना काम करके थक हार कर आता हूँ और जब मैं घर आता हूँ तो ये सब कुछ देखता हूँ तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सिर्फ सुख और सुकून के लिए की थी, ना कि इस लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देने के लिए, इस विवाद को देखने के लिए। तभी सलोनी ने अपने पति से कहा है कि राघव ऐसा करो कि अपने भैया की शादी करो। अब सलोनी को ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ राघव ने उसके मुंह पर मारा। कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए, भैया की अब उम्र थोड़ी ना शादी की उम्र है। क्या मेरे भैया की 2 रोटियां तुम पर इतनी ज्यादा बड़ी बोझ बन गई कि तुम उनकी शादी करवाने लगी हो?
और ये तुम्हें करना बहुत भारी पड़ रहा है। तभी सलोनी ने कहा कि शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे राघव। तो फिर वो कहने लगा कि ये कौन सी बात है जिसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे समझाना क्या चाहती हो। अब जब वो इस तरीके से कहता है तो सलोनी डर जाती है, घबरा जाती है। राघव कहता है कि मेरे भैया की उम्र 35 साल हो गई है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज बन चुके हैं और तुम अब ये चाहती हो कि इस उम्र में आकर के वो एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब सलोनी ये सोचती है कि वो अपने पति को कैसे बताए कि उसका भाई जो है उसकी ही पत्नी पर नजर रखे हुई है। और फिर वो कहती है कि आप शादी करवा दीजिए, मैं भैया भाभी को संभाल लूंगी। अब वो जब ऐसी बात बोलती है तो उसका पति अजीब ही हंसी हंसने लगता है और कहने लगता है कि मेरे भैया के लिए रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम ऐसा कह रही हो कि तुम मेरी भाभी को संभालोगी। देखो ये घर जो है और ये जो बिजनेस है वो सारा कुछ हमारे भैया ने ही मेरे लिए बनाया है, और अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से इस घर में आ जाएगी तो फिर सोच लो कि वो सब कुछ अपने कब्जे में लेने की। मुझे और तुम्हें वो बेशक धक्के मार करके घर से निकाल सकती है और इस घर से तुम निकल जाओगी। इसीलिए तुम भैया के गुस्से से भी अच्छे से वाकिफ हो। तुम्हें पता है ना कि जब वो गुस्से में आते हैं तो किसी चीज का लिहाज नहीं करते। मैं भी तो चुपचाप खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनता है। अब दोबारा से तुम अपनी जुबान पर फिर से ये शादी का नाम मत लेना। और ये कहकर उसका पति जो है वो कमरे से बाहर निकल गया। अब सलोनी सोच में पड़ गई थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो अपने जेठ की इस तरह की हरकतों को भी बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं थी और वो मायके जाने का बारे में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मायके चली जाती तो उसका घर टूट जाता। अब बेचारी सलोनी ये सोचती है कि हम लड़कियां कितनी मजबूर होती हैं कि जो अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ उन्हें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता है, क्या कुछ उन्हें करना पड़ता है। अगर सलोनी तलाक ले लेती है तो फिर दोबारा से उसकी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसके बाप ने कर्जा लेकर उसकी शादी करवाई थी। अगर वो सलोनी तलाकशुदा हो जाती तो उसकी छोटी बहनों के भी रिश्ते जो है वो आने बंद हो जाते, और बस इसी डर से वो चुप रह जाती है और वो इसीलिए तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से अपने आंसू भी साफ करती है कि चलो चलो, तभी वो सब कुछ देखती है। तभी उसका पति कहता है कि सलोनी जल्दी से बाहर आओ और नाश्ता बना करके दो, भैया को बाजार का खाना जो है वो हजम नहीं होता है। और फिर सलोनी बाहर जाकर किचन में नाश्ता बनाती है और वापस से कमरे में लौट कर आ जाती है। उस दिन सलोनी ने भी खाना नहीं खाया, लेकिन राघव ने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, तुम भी खाना खा लो। मर्द जो है वो कभी भी औरत की परवाह ही नहीं करता, ऐसा सलोनी को लग रहा था। बस वो यही सोच रही थी कि मर्द को तो बस अपने काम से मतलब है। और राघव का भी नाम जो था वो ऐसे ही मर्दों में शामिल था जो पत्नी की बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। और उसके बाद सलोनी ने भी अपने मुंह बंद कर लिए। अब राघव जब उसका पति दुकान चला गया तो फिर उसका जेठू से आवाज देने लगा। अब सलोनी जो था वो बहुत ही मजबूरी में जाकर बेबसी में उनके कमरे में गई थी और वो सलोनी को देखकर अजीब हंसी हंसने लगा। कहने लगा कि तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे भाई के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वो मुझे छोड़ सकते, तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ था? तुम्हें लगता है कि मुझसे अलग होकर के वो खुश हो पाएगा और वो तुम्हारे लिए अलग घर ले देगा? तुम अपनी सोच को जितनी जल्दी हो सके बदल लो। अब दोस्तों, सलोनी ने उसके बहुत ही ज्यादा डर से खड़ी हुई थी और वो भाई कहता है कि मैंने अपने भाई के पर बहुत अच्छे से कतर दिए और वो चाह कर भी मुझे छोड़ नहीं सकता है, और इसीलिए तो मैंने किसी अमीर घर की लड़की से भाई की शादी नहीं की थी। कहीं ये ना हो कि वो मेरे भाई को ही उड़ाकर लेकर चल जाए, और इसीलिए तो मैं तुम जैसी लड़की से शादी करके लाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे पिता के हालात ऐसे हैं कि वो तुम्हारा घर बसाने के लिए कुछ भी कर सकता है और फिर वो दोबारा से कभी भी वो अपने मायके में नहीं ले जाएगा। ये बात मुझे पता चल गई थी। तो तुम ये मत समझना कि तुम ये सब कुछ करके कुछ कर पाओगे, और अगर अब तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, आसान हो जाए, तो तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। अब सलोनी जो है वो ये बात सुनकर बेहद परेशान हो गई। तभी उसका जेठ कहता है कि जाओ, जा करके मेरे लिए गर्म दूध लेकर के आओ। अब दोस्तों, ये शब्द उसके अंदर आग लगा देता था। उसका जी ये चाहता था कि वो अपने आप को ही इस दुनिया से हटा ले। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी जो है वो अब सलोनी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब सलोनी जो था वो यही करती थी कि खाना जो है वो अपने जेठ के कमरे में पहुंचा करके वो फौरन ही कमरे से बाहर निकल जाती थी। ना तो वो उसके पास बैठती थी और ना ही उससे बात करती थी। ज्यादातर वक्त जो है वो सलोनी अपने ही कमरे में गुजारने लगी थी। तभी एक दिन हद हो जाती है कि उसके जेठ ने राघव के उसके पति का भी लिहाज नहीं किया। रात को सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी सलोनी ने अपनी जेठ की फरमाइश पर उस दिन बिरयानी बनाई थी। अब बिरयानी जो थी वो बनी भी बहुत टेस्टी थी, और खाना खाते हुए तभी उसका जेठ कहने लगा कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया है, बहुत ही मजेदार और टेस्टी खाना बनाया है। अब राघव जब ये सुनता है दोस्तों तो फिर मुस्कुराने लगता है।
सलोनी को वो गर्व भरी निगाहों से देखने लगता है। लेकिन सलोनी को भी इस बात से जरा से भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जब से उसके जेठ ने उसके 5,000 तभी जेब से उसके जेठ ने 5,000 रुपए निकालकर उसके तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा कि ये लो तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो। लेकिन फिर भी सलोनी ने मना कर दिया। सलोनी ने कहा कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे इन चीज की जरूरत नहीं है। और जैसे ही सलोनी का इनकार करना था कि उसका पति उसे घूरने लगा, कहने लगा कि भैया तुम्हें ये बात खुशी से दे रहे, पैसे खुशी से दे रहे, तो इनकार मत करो, रख लो। और ना चाहते हुए भी सलोनी ने वो पैसे 5,000 रुपए ले लिए। अब जैसे ही सलोनी बर्तन उठा करके खड़ी हुई, तभी उसका जेठ भी उसके साथ ही खड़ा हुआ और उसकी तरफ खड़ा होकर के वो उसके गले लग जाता है और फिर सलोनी के माथे पर वो चूम भी लेता है। सलोनी तो ऐसी हो गई थी जैसे कि पत्थर की मूर्ति हो गई। कहने लगा कि मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये से अब बहुत खुश हूँ, अब हमेशा ऐसे ही रहो, और ऐसे ही रहोगी तो बहुत ही जल्द तुम्हारी जगह मेरे दिल में बन जाएगी। और ये कहकर उसका जेठ अपने कमरे में चला जाता है। और तब वो राघव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असहजता महसूस नहीं हुई थी, लेकिन सलोनी को ये चीज बहुत बुरी लगी थी। तभी सलोनी ने कहा कि भैया का ये कौन सा तरीका है, कहिए वो मुझसे दूर रह करके बात किया करे। उनका क्या हक बनता है कि जो ऐसे आप मुझे वो जैसे मुझे गले लगा गए। ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को दूरी रखने के लिए है, और माँ बेटे में भी जो है इस तरह से दूरी रहती है। अब इस बात पर उसका पति खड़ा होता है, कहता है कि तुम इतनी छोटी सोच की लड़की हो सकती हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। भैया ने तो तुम्हें अपनी बहू और बेटी की तरह ऐसे ट्रीट करते हैं, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझते हैं। क्या हुआ अगर उन्होंने जरा सा तुम्हें छू दिया तो? क्या हुआ अगर वो जरा सा तुम्हारे सर को चूम लेते हैं? तुम अजीब सी लड़की हो, क्या क्या सोचती रहती हो। बजाय इसके कि भैया के दिल में तुम जगह बनाओ, तुम तो हर बात पर भैया के लिए ऐतराज ही जताती हो। और फिर वो धीमे लहजे में उसका पति उनसे घूर कर ऐसी बातें कह रहा था। कहने लगा कि शुक्र करो कि भैया ने तुम्हारी ऐसी बात नहीं सुनी, वरना फिर तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। अब फिर से वो उसे डराने लगा, चेताने लगा। कहने लगा उसका पति कि अब मैं तुम्हें आखिरी बार इस चीज की चेतावनी दे रहा हूँ, सलोनी दोबारा से ऐसा मत करना, अपना रवैया जो है वो भैया के प्रति बिल्कुल भी ठीक रखा करो। अब सलोनी जो है वो रोने लगी और फिर वो अपने पति से कहती है कि राघव, अब मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, ऐसा करो कि मुझे इस दुनिया से हटा दो या फिर अपने भैया की शादी करा दो। और ये कहकर के सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ देर के बाद आधी रात को डोरबेल बजी थी और फिर बाहर से शोर की आवाज सुनाई देने लगती है। और तभी सलोनी कमरे से बाहर आई तो उसे ये बात पता चला है कि एक उसका देवर भी है जो कि दिल्ली में पॉलिटेक्निक कर रहा है, यानी कि वो पढ़ाई करने गया था और फिर वो आज वापस आया हुआ था और वो भी आज अपनी पत्नी के साथ लौटा हुआ था। अब देवर ने दिल्ली में ही रह करके शादी कर ली थी और उसका जेठ इसी वजह से उससे नाराज था और इसीलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दिया था। और ना ही इस बात के बारे में सलोनी को कुछ पता था कि उसके पति का भी कोई तीसरा भाई भी है। अब जब सलोनी उन दोनों पति पत्नी को देखती है तो हैरान हो जाती है और उसका जेठ भी उस समय बहुत गुस्से में खड़ा था। कहने लगा कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर तुम अपने पति को लेकर यहाँ पर क्यों आए, वहीं पर क्यों नहीं रहे। और तभी उनका छोटा भाई उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा। और फिर राघव ने भी कहा कि भैया छोड़ दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, राकेश को अब अपने गले लगा लीजिए। अब बहरहाल सलोनी की देवरानी उसके घर में आ चुकी थी, जो कि काफी खूबसूरत थी और दुबली पतली सी लड़की थी। अब सलोनी इस वजह से बहुत खुश थी कि अब वो घर में अकेली नहीं रह गई है, अब उसकी देवरानी का भी उसका साथ मिलेगा और अब वो भी उसके घर में रहने वाली थी। जाहिर सी बात से सलोनी बहुत खुश थी और बहुत ही जल्द वो सलोनी के साथ घुल मिल भी जाती है। राकेश जो था वो राघव के साथ अब दुकान पर काम करने लगा था और अब उसका जेठ का ध्यान जो था वो अब सलोनी से हट करके उसकी देवरानी की तरफ चला गया। एक रात खाना खाने के दौरान उसके जेठ कहने लगे कि अब मेरे सारे ही काम छोटी बहू किया करेगी और वो बहू भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी कि ठीक है भैया, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आप मुझे कह दीजिए करिएगा, आप मुझे आवाज लगा दिया करिएगा। अब राकेश भी ये जब सुनता है तो मुस्कुरा जाता है। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर एक दिन उसकी देवरानी जो है वो आज जेठ के जब कमरे से बाहर आई थी तो काफी ज्यादा बदहवास दिख रही थी और काफी ज्यादा उदास चेहरा लेकर के बाहर आई थी और बार बार वो अपने चेहरे से पसीना पोंछे जा रही थी। अब सलोनी जो थी वो समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही थी और फिर किचन में जाकर के चुपचाप से उसकी देवरानी बर्तन धोने लगी। तभी सलोनी उसके पास जाकर के पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर वो कहने लगी कि मुझे जेठ जी की आदतें बहुत अजीब लगती है, वो कुछ अजीब ही नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं,
तो कभी झटके से वो हमें गले ही लगा लेते हैं और कभी अजीब सी ही बातें वो मुझसे करते हैं और जिसे सुन करके मेरा दिल बहुत डर जाता है, मेरा दिल घबरा जाता है। और इसीलिए आज सलोनी की देवरानी घबराई हुई थी, कहने लगी कि मैं तो अपने पति से बात करूंगी। वो तो कहता था कि उसका भैया बहुत अच्छा है, फिर ये तो कुछ अलग ही बात है। और ये तो बात बात पर ही मुझे अपने करीब करने की कोशिश करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। भला ये कैसे भैया कर सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सलोनी ने ये कहा है कि तुम नहीं जानती हो कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बड़े भाई की बात के खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं भी उस तकलीफ से खुद गुजरी हुई हूँ, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात कभी नहीं सुनी, मेरी तकलीफ कभी नहीं समझी। तभी देवरानी कहने लगी कि लेकिन मैं तो राकेश से साफ कहूंगी कि अगर जेठ जी ने ऐसे ही मेरे साथ रवैया रखा तो फिर मैं तो उसे कहूंगी कि हम अलग घर में रहेंगे, हम अलग से ही ठीक से रहेंगे और इस तरह से मैं अलग जाऊंगी। अब इसी तरह का विवाद जो है वो देवरानी और उसके देवर में होने लगा। राकेश कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी 3 साल बाहर रह चुका हूँ, दिल्ली रह चुका हूँ, और अब जब से तुम मेरे घर आए हो, अभी 2 दिन हुए तुम्हें घर आए हुए और तुम्हें सारी बुराई दिखने लगी। 2 दिन क्या, तुमने भैया को रोटी बनाकर दे दी, तुम्हें इतना बड़ा तकलीफ होने लगा, तुमने नया ड्रामा करना शुरू कर दिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और फिर वही बहस शुरू हो गई जो कि राघव और सलोनी के बीच में हुआ करती थी। रेखा जो देवरानी थी वो अपने पति से डिवोर्स मांगने लगती है। उस रात जब राघव कमरे में आया तो वो काफी चुपचाप सा था। जब सलोनी के पास गया तो फिर सलोनी ने यही पूछा कि क्या बात है राघव, आप अभी भी मुझे ही कहेंगे कि मैं गलत हूँ? जो शिकायत मुझे आपके भैया से थी वही शिकायत आज रेखा को भी आपके भैया से है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आपके भैया जरूर गलत है। मैं आपको बिल्कुल सच कहती हूँ कि उन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक ही उनकी उम्र 35 साल हो गई है, लेकिन आपको ये चाहिए था कि आपको अपनी भाभी की मृत्यु के कुछ साल के बाद ही उनकी दोबारा शादी करवा देनी चाहिए थी, ताकि वो हमें भी सच में सिर्फ और सिर्फ बहू ही समझते। अब शायद जो सलोनी की बात थी वो राघव के दिमाग में गई थी। अब राघव को भी ये चीज समझ में आ गई थी और एक बार उसने अपने भैया से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो उसका भैया नाराज हो गया, कहने लगा कि मैं इस उम्र में शादी करूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? क्या तुम लोगों के दिमाग खराब हो गया कि तुम लोग ऐसा सोचते हो? तभी राघव ने ये कहा कि एक विधवा औरत है और अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है। और वो औरत भी जो है वो भी 30-32 साल की ही है और वो भी बहुत ही जिंदगी जो है वो तकलीफ में गुजारी है, उसे भी एक पति की जरूरत है। पहले तो राघव के भाई ने नखरे दिखाए और फिर 4-5 दिन बाद खुद ही कहने लगा कि ठीक है फिर मैं उससे शादी कर लेता हूँ। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोस्तों जेठ की शादी सलोनी की उस विधवा महिला से करवा दी जाती है और उससे ये फर्क पड़ा कि घर का जो अब माहौल था वो अब काफी हद तक बेहतर हो चुका था। और राघव सलोनी से अब खुद ही कहता था कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि भैया को एक पत्नी की जरूरत थी। अब जो राघव की भाभी थी वो बहुत ही उसके भैया का ख्याल भी रखती थी और अब सलोनी के जेठ को अब अपनी बहुओं को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब दोस्तों इस तरह से उसने अपनी जेठ की जिंदगी जो है वो अपने से अलग की। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उम्र ज्यादा होने की वजह से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन ऐसा बाद में होता है कि वही इंसान जो है वो बाद में कुछ गलत चीजें भी करने लगता है, जो कि कुछ राघव के भाई जैसे आदमी होते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन राघव के भैया जो थे वो कुछ अलग ही टाइप के थे। वो अपनी भाई की ही पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करने लगे थे और आखिरकार उनकी शादी हो गई और अब वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने